नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जय सुशील कुमार पिछले 2 सालों से मेरठ की ट्यूबवेल कॉलोनी स्थित सरकारी कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रह रहा था। उसकी नियुक्ति सिंचाई विभाग में थी। उसके परिवार में पत्नी मोनिका उर्फ डॉली के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा था। सबसे बड़ी बेटी सोनी 14 साल की थी। बात 13 मार्च 2019 की सुबह करीब 9 बजे की है। जय सुशील कुमार की पत्नी मोनिका अपनी बड़ी बेटी सोनी के साथ अस्पताल गई थी। थोड़ी देर बाद जब वह घर लौटी तो वहां का खौफनाक मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके रोने बिलखने की आवाजें सुनकर आसपास रहने वाले लोग उसके यहाँ चले आए। सभी के मन में जिज्ञासा हो गई कि पता नहीं अचानक जेई साहब के यहाँ क्या हो गया। लेकिन लोगों ने एक कमरे में जब जेई सुशील कुमार की खून से सनी लाश बेड पर पड़ी देखी तो सन्न रह गए। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हो गया। कमरे का सारा सामान भी बिखरा हुआ था। मोनिका ने उसी समय अपने देवर अजय कुमार को फोन करके इस घटना की जानकारी दी। बड़े भाई की हत्या होने की बात सुनकर अजय भी अवाक रह गया। अजय सहारनपुर के पास स्थित अपने पैतृक गांव सलोनी में रहता था। भाई का दुखद समाचार सुनकर वह परिवार के अन्य लोगों के साथ मेरठ की तरफ रवाना हो गया। उसी दौरान मोनिका ने थाना सिविल लाइंस में फोन करके पति की हत्या की सूचना दे दी। मेरठ के सिविल लाइंस थाना प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो वह अपने स्टाफ के साथ नलकूप विभाग की कॉलोनी की ओर रवाना हो गए। थाना प्रभारी ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने फोरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड को भी घटनास्थल पर बुला लिया। बेड पर मृतक जेई सुशील कुमार के हाथ पैर तथा मुंह कपड़े से बंधे थे तथा उसके गले को किसी तेज धारदार हथियार से रेता गया था। बेड के अलावा बेडरूम में चारों तरफ खून के छींटे दिख रहे थे तथा कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। इसके अलावा जेई साहब के क्वार्टर के सामने वाले एक क्वार्टर के दरवाजे पर भी खून के छींटे दिखाई दिए। घटनास्थल पर मिले तमाम फोरेंसिक नमूने एकत्र करने के बाद उन्होंने क्वार्टर के दूसरे कमरे का भी मुआयना किया। दरअसल इस सरकारी क्वार्टर में 2 कमरे थे। दूसरे कमरे का सारा सामान भी बिखरा हुआ था और अलमारी खुली पड़ी थी। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हत्या की यह वारदात लूटपाट के इरादे से की गई हो। शायद सुशील कुमार ने लुटेरों का विरोध किया होगा, जिस पर लुटेरों ने उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी होगी। मृतक की पत्नी मोनिका से जब इस घटना के बारे में थाना प्रभारी ने पूछा तो उसने रोते हुए बताया कि वह सुबह 9 बजे के आसपास अपनी बड़ी बेटी सोनी के साथ डॉक्टर के पास गई थी। उस समय उसके पति चाय पीने के बाद नहाने जाने की तैयारी कर रहे थे, जबकि दोनों छोटे बच्चे घर से बाहर खेलने गए थे। डॉक्टर के पास से जब वह घर लौटी तो देखा कि क्वार्टर के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। दरवाजा खोलने पर उसे बेड पर पति की लाश पड़ी मिली। यह सारी घटना महज आधे घंटे के अंतराल के दौरान घट गई थी। मृतक की पत्नी और कॉलोनी के कुछ अन्य लोगों से पूछताछ करने के बाद सुशील कुमार की लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। कार्यवाही के बाद पुलिस ने सुशील कुमार के बेडरूम को अपने कब्जे में ले लिया। वहां पर कुछ पुलिसकर्मियों को निगरानी के लिए छोड़कर थाना प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी वापस थाने लौट आए। पुलिस ने मोनिका की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और लूटपाट का मामला दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी इस केस की आगे की तहकीकात थाने के ही इंस्पेक्टर मुकेश कुमार को सौंप दिया। इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने हत्या के इस सनसनीखेज मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए मृतक जेई के सामने रहने वाले दूसरे जेई भारत यादव को हिरासत में ले लिया, क्योंकि उनके दरवाजे पर खून के छींटे मिले थे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में जेई भारत यादव ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि सुबह वह अपने क्वार्टर में मौजूद थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने सुशील कुमार के क्वार्टर से चीखने जैसी कोई आवाज नहीं सुनी।
अलबत्ता मोनिका ने भारत यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत यादव के उसके पति से अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए इस घटना में उसका हाथ हो सकता है। लेकिन जब अगले 36 घंटे की पूछताछ में इंस्पेक्टर मुकेश कुमार को इस घटना में भारत यादव के ऊपर संदेह नहीं हुआ तो उन्होंने उसे शहर में ही रहने की ताकीद कर घर जाने की इजाजत दे दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद सुशील कुमार की लाश अंतिम संस्कार के लिए उसके घर वालों को सौंप दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि सुशील कुमार की मौत गला कटने के कारण अधिक खून निकल जाने की वजह से हुई थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि सुबह 9 और 9:30 बजे के बीच कॉलोनी के लोगों ने किसी को भी मृतक के क्वार्टर की तरफ आते जाते नहीं देखा था। जब कहीं से कोई क्लू नहीं मिला तो पुलिस ने मृतक सुशील कुमार और उसकी पत्नी मोनिका के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। मोनिका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स देखकर इंस्पेक्टर मुकेश कुमार चौंक उठे। पता चला कि पिछले कुछ महीने से लगातार एक मोबाइल नंबर पर उसकी लगातार बातें होती आ रही हैं। बातचीत का यह सिलसिला उसके पति की हत्या के बाद भी जारी था। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की भी डिटेल निकलवाई तो पता चला यह सिम कार्ड पवन कुमार सैनी के नाम रजिस्टर्ड था, जो राजस्थान के गंगानगर का रहने वाला था। जब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने मोनिका को थाने में बुलाकर इस मोबाइल नंबर के बारे में सख्ती से पूछताछ की तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बड़ी ही आसानी से पति की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। पति की हत्या को स्वीकार करते हुए उसने जो कुछ बताया सुनकर वहां उपस्थित सभी पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। उससे की गई पूछताछ के बाद उसी दिन पुलिस टीम श्रीगंगानगर पहुंची और वहां से पवन को हिरासत में ले आई। उससे जब इस घटना के बारे में पूछताछ की तो थोड़ी देर तक आनाकानी करने के बाद उसने मोनिका के साथ मिलकर उसके पति सुशील कुमार की हत्या करने की बात स्वीकार कर लिया। मेरठ के एसएसपी नितिन तिवारी और एसपी अखिलेश नारायण सिंह ने 16 मार्च 2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। तथ्यों पर आधारित इस घटनाक्रम की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर का एक गांव है सलोनी। यह गांव थाना सरसावाला के अंतर्गत आता है। जय सुशील कुमार इसी गांव का रहने वाला था। वह अपनी पत्नी मोनिका व 3 बच्चों के साथ मेरठ के सिंचाई विभाग के सरकारी क्वार्टर में रहता था। उसके पास सभी भौतिक सुख सुविधाएं थीं। मोनिका अपने पति और तीनों बच्चों के साथ बेहद खुश थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह पति के चाल चलन में कुछ परिवर्तन महसूस कर रही थी। दरअसल सुशील ने उसमें रुचि लेनी बहुत कम कर दी थी। इसका पता लगाने के लिए जब मोनिका ने एक दिन पति के मोबाइल फोन की जांच पड़ताल की तो एक दिन उसे पता चला कि पति के कुछ महिलाओं के साथ अवैध संबंध हैं, जिनके साथ वह बराबर संपर्क में रहता है। यह जानकर मोनिका के दिल को बहुत चोट पहुंची। उसने पति को आकर्षित करने के कई हथकंडे अपनाए, लेकिन सुशील के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। यह सब देखकर उसने पति से बदला लेने की ठानी और अपने मोबाइल से एक सोशल साइट पर जाकर दूसरे लड़कों से रोमांटिक चैटिंग करनी शुरू कर दिया। सोशल साइट पर उसकी मुलाकात पवन कुमार सैनी नाम के युवक से हुई। पवन सैनी राजस्थान के श्रीगंगानगर के गांव नाहरावाली का रहने वाला था। मोनिका की पवन से गहरी दोस्ती हो गई। मोनिका को पवन बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने उससे प्यार का इजहार कर दिया। अब मोनिका पवन से मिलने के लिए उतावली हो रही थी, लिहाजा मोनिका ने एक दिन उसे मेरठ के एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। मोनिका के कहने पर पवन श्रीगंगानगर से चलकर मेरठ के एक होटल में पहुंच गया। मोनिका भी उसी होटल में पहुंच गई। पहली बार मिलने पर दोनों ही बहुत खुश हुए। पवन उम्र में उससे छोटा था। होटल के बंद कमरे में दोनों ने एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए काफी वक्त गुजारा। एक दूसरे को प्यार करते रहने की कस्में खाईं। इस हसीन और रोमांचक मुलाकात के बाद पवन ने मोनिका से फिर मिलने आने का वादा किया और वापस श्रीगंगानगर लौट गया। इस घटना के बाद वे दोनों अपनी सुविधा और मौके के अनुसार एक दूसरे को फोन कर अपने दिल की बात कर लेते थे। जब मोनिका के मन में पवन से मिलने की इच्छा हिलोरे मारती तो वह उसे मेरठ बुला लेती थी। पवन अभी कुंवारा था, इसलिए वह खुद भी मोनिका से मिलने की ताक में रहता था।
करीब 2.5 साल तक अवैध संबंधों का यह सिलसिला बड़ी खामोशी से चलता रहा। मोनिका और पवन दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। तभी एक दिन अचानक मोनिका की 14 वर्षीय किशोर बेटी सोनी ने उसे जो कुछ बताया, उसे सुनकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। सोनी ने बताया कि उसके पापा पिछले कुछ महीनों से उसके साथ जबरन गलत काम करते हैं और मना करने पर वह उसके साथ मारपीट करते हैं। मोनिका ने हिम्मत करके यह बात पति से पूछी तो उल्टे वह आग बबूला हो उठा और चुप रहने को कहा। इतना ही नहीं, उसने यह भी धमकी दी कि अगर यह बात किसी को बताई तो वह तीनों बच्चों को मौत के घाट उतार देगा। मोनिका ने कई बार पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुशील अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पानी सिर से ऊपर जाता देखकर मोनिका ने सुशील की इस गंदी हरकत के बारे में अपनी सास परीक्षा देवी को बताया। अपने बेटे की करतूत सुनकर परीक्षा ने ऐसे पढ़े लिखे बेटे को लानत दी। इतना ही नहीं, उन्होंने बेटे सुशील को समझाने की कोशिश की, मगर वह कुछ भी समझने की जगह उल्टे मरने मारने पर उतारू हो गया। यह देखकर परीक्षा देवी ने बहू मोनिका से कहा कि ऐसे राक्षस का घर में रहना ठीक नहीं है, इसे तो समाज में जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है। सास की बात सुनकर मोनिका मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि पति के मरने के बाद पूरी तरह से अपने प्रेमी पवन सैनी के साथ रहने की आजादी मिल जाती। मोनिका एक तीर से दो शिकार कर रही थी। उसे अब सुशील से नफरत हो चुकी थी। वह सुशील की हत्या करने के बाद पवन के साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती थी। मोनिका ने पति को ठिकाने लगाने के बारे में सास से बात की तो उन्होंने मोनिका को कुछ रुपए भी दे दिए ताकि वह किसी और से सुशील की हत्या करा सके। इसके बाद मोनिका ने पवन को मेरठ बुलाकर उससे कहा कि अगर वह उसे हमेशा के लिए पाना चाहता है तो उसे पति को ठिकाने लगाना होगा। आखिर में पवन अपनी माशूका के साथ जिंदगी गुजारने की खातिर उसके पति की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। इस काम के लिए मोनिका ने अपनी बड़ी बेटी सोनी को भी शामिल कर लिया। दरअसल वह भी अपने बाप के अत्याचारों से इतनी तंग आ चुकी थी कि उसे मौत के घाट उतारने के लिए मम्मी का साथ देने में उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। योजना के अनुसार 12 मार्च 2019 को मोनिका का प्रेमी पवन श्रीगंगानगर से मेरठ पहुंचा और वहां एक होटल में ठहर गया। अगले दिन 13 मार्च की सुबह मोनिका ने पवन के मोबाइल पर फोन कर उसे अपने क्वार्टर के बाहर बुला लिया। उस समय लोगों का अधिक आना जाना नहीं था। इसी बीच सोनी अपने पापा सुशील के पास पहुंची। सुशील कुमार उस समय अपने बेड पर बैठा हुआ था। सोनी ने प्यार से मनुहार करते हुए उसे एक खेल खेलने के लिए कहा तो वह इसके लिए फौरन राजी हो गया। दरअसल वह सोनी को कभी किसी बात के लिए मना नहीं करता था। इसके बाद पहले तो उसने पापा सुशील कुमार की दोनों आंखों पर पट्टी बांधी, फिर उसके हाथ और पैरों को भी मजबूती से बांध दिया। तब तक मोनिका भी कमरे में आ गई। उसने पति को बंधे देखा तो पवन को कमरे में आने के लिए फोन किया। पवन चाकू लेकर वहां पहुंच गया। पवन को देखकर मोनिका की आंखें चमक उठीं। उसने पति के सिर को पकड़कर पीछे की ओर खींचा और पवन को जल्दी से उसकी गर्दन काटने का इशारा किया। शायद तभी सुशील को अपने साथ कुछ गलत होने का आभास हो गया था, इसलिए वह बचने के लिए छटपटाने लगा। लेकिन उसकी बेटी सोनी ने उसके हाथ और पैर पकड़ लिए ताकि पवन आसानी से अपने काम को अंजाम दे सके। तभी पवन ने चाकू से सुशील की गर्दन रेत डाली। जब सुशील की लाश तड़पकर ठंडी पड़ गई तो पवन ने दूसरे कमरे में जाकर अपने कपड़ों से खून साफ किया और वहां से अपने होटल लौट गया। उसके जाने के बाद मोनिका और सोनी ने सुशील के खून के छींटे सामने रहने वाले जय भारत यादव के दरवाजे पर लगा दिए ताकि साजिश के तहत इस कत्ल का आरोप उसके सिर मढ़ा जा सके। दरअसल भारत यादव और सुशील के बीच किसी बात को लेकर खटपट होती रहती थी। इसके बाद उसने घर के कपड़े और अलमारियों का सामान इस प्रकार कमरे में फेंक दिया ताकि यह मामला लूटपाट का लगे। फिर दोनों माँ बेटी कमरों का दरवाजा बंद कर अस्पताल जाने के बहाने घर से बाहर निकल गईं। आधे घंटे के बाद दोनों वापस लौट आईं और घर में लूटपाट होने तथा पति की हत्या की झूठी खबर लोगों में फैला दिया। विवेचनाधिकारी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने हत्या में प्रयुक्त चाकू और खून से सने पवन के कपड़े बरामद करने के बाद सुशील कुमार हत्याकांड के दोनों आरोपियों पवन और मोनिका को स्थानीय अदालत में पेश किया।
जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सोनी को बाल न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेजा गया। बाद में इस हत्याकांड में शामिल चौथी आरोपी जेई सुशील कुमार की मां परीक्षा देवी को भी सहारनपुर स्थित उनके पुश्तैनी घर से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें भी जेल भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।